हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स पे। क्योंकि आज संडे है तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं होते, लेकिन हाँ, आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम 27 ऑफ अक्टूबर से लेकर 1 ऑफ नवंबर, 2 ऑफ नवंबर को शामिल नहीं किया है क्योंकि उसके करंट अफेयर्स आपके साथ मैंने डिस्कशन नहीं किए हुए हैं। तो 27 ऑफ अक्टूबर से लेकर 1 ऑफ नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं, हम उन डेज को देखेंगे। आफ्टर डेज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। इसके अलावा जो भी पर्सन इन न्यूज है, मे भी पॉसिबल है कि अवार्ड्स हो, ऑबिचुरीज हो, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट्स हो, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल न्यूज आपको देखने को मिलेंगी और फिर आज आपको 30 क्वेश्चंस का एक क्विज देखने को मिलेगा। आज के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे देखना है कितने करंट अफेयर्स आपको याद है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा फ्रेम किए हुए हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है और 30 क्वेश्चन के क्विज को अटेंड करना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, तो अपने स्कोर के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता अबाउट द पीडीएफ, क्योंकि लगातार मुझे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैंने आपको हमेशा कहा है, दो जगह हैं, दो प्लेसेस हैं जहां से आपको पीडीएफ मिल सकता है। डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। क्लास के बाद मैं उसको अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पे। पूजा जैन CA 247 ये मेरा टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। ओके, सेकेंड, आप यहाँ पे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर ओपन करना, वहां पे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन मतलब पूजा जैन क्लासेस सर्च करना, इस तरीके का एक आपको सिंबल आएगा। तो आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर जो नोट्स या फिर फ्री वाला जो सेक्शन है, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर है? आई थिंक अभी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं। तो सबसे पहली बात, 29 ऑफ अक्टूबर, 29 ऑफ अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया 9th एडिशन ऑफ आयुर्वेदा डे। बेसिकली ये जो धनतेरस होती है या फिर धन्वंतरी जयंती होती है, उस दिन हम यहाँ पर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं। और रिसेंटली 9th एडिशन को सेलिब्रेट किया गया। 2016 से 2016 से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हर साल हम धन्वंतरी जयंती को धनतेरस या फिर धनतेरस के दिन हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 31 ऑफ अक्टूबर। 31 ऑफ अक्टूबर को क्या था? 31 ऑफ अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 2014 में कि 2014 में डिसाइड किया हर साल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करें तो इन्हें 1991 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट आता है 1 ऑफ नवंबर। तो 1 ऑफ नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे तो था ही, 1 ऑफ नवंबर को 7 स्टेट्स का फॉर्मेशन डे था या फिर 7 राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोगों को मैंने डेली करंट अफेयर्स में फजल अली कमीशन के बारे में बात की थी। फजल अली कमीशन के अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया था कि कई सारे और कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 राज्यों का गठन किया जाता है। तो कर्नाटका राज्य उत्सव दिवस हो गया, एमपी स्टेटहुड डे, हरियाणा, पंजाब जैसे कई सारे राज्यों का फॉर्मेशन 1 ऑफ नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो 1 ऑफ नवंबर को जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डे मेंशन कर दिया कि कर्नाटका राज्योत्सव डे 1 ऑफ नवंबर को मनाया गया, क्योंकि 1 ऑफ नवंबर 1956 को कर्नाटका राज्य का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो इस पर्टिकुलर वीक में हमें न्यूज में देखने को मिले। तो 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमें देखने हैं। पहला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो ये इसका पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को पब्लिश किया गया, जिसमें अलग अलग कंट्रीज की रेटिंग की गई कि हमारी कंट्री किस तरीके से काम कर रही है बायोडाइवर्सिटी को, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा फाउना को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं। तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को पब्लिश किया गया और टोटल यहाँ पे 180 कंट्रीज की रेटिंग की गई है, जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी वर्स्ट है। इंडिया टॉप
वर्स्ट कंट्रीज की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इंडिया की रेटिंग है 176 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, अगर इस इंडेक्स को थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो ये पहला एडिशन है। इस इंडेक्स को किसने रिलीज किया है या किसने प्रिपेयर किया है, तो आप देखेंगे गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वेन गुरेन यूनिवर्सिटी ऑफ द इजराइल एंड द नॉन प्रॉफिट वेबसाइट biodb.com, इन्होंने ज्वाइंटली प्रिपेयर किया था पहला एडिशन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉप कंट्री कौन सी, तो लग्जमबर्ग ने टॉप किया है। वहीं अगर आप बात करते हैं कि वर्स्ट कंट्री कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी रेटिंग 180 पोजीशन पे है, तो किरीवती आपको वो कंट्री देखने को मिल जाएगी। इंडिया का स्टेटस कुछ इस प्रकार है कि इंडिया की रेटिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, पहली बात। दूसरा, अगर बात करते हैं अबाउट द इंडिया स्कोर, तो इंडिया का जो स्कोर है वो 45.5 है आउट ऑफ 100, ये आपका इंडिया का स्कोर देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में बात करें, हम पोचिंग के बारे में बात करें, तस्करी के बारे में बात करें, तो इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट नंबर पे आता है ग्लोबली। और इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये कितना है, ये आपको 15 बिलियन पाउंड्स का देखने को मिलेगा एनुअली, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको मिलता है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड एंड यूके हैं। वहीं अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज के बारे में बात करें तो किरीवती, जो कि पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड नेशन आपको देखने को मिल जाएगा, टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मतलब माइक्रोनेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पैसिफिक ओशियन में ही एक आइलैंड नेशन है। एंड इंडिया भी आपको बॉटम 5 पर देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया एडवांस इन 6G रेस, रैंक्स अमंग टॉप 6 इन द ग्लोबल पेटेंट फिलिंग। तो यहाँ पर 6G में पेटेंट फिलिंग में इंडिया जो है वो टॉप 6 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर इंडिया की हम पेटेंट फिलिंग काउंटिंग के बारे में बात करें तो इंडिया ने 6G में टोटल 188 पेटेंट को फाइल किया है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब बात करते किसने पब्लिश किया है, तो ये डेटा पब्लिश किया गया है मैक्सवेल, अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म। इनकी अकॉर्डिंगली इंडिया टॉप 6 में आता है 6G पेटेंट फिलिंग में, और इंडिया ने टोटल 188 पेटेंट्स को फाइल किया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो चाइना में आप देखेंगे उन्होंने 6000 पेटेंट्स को फाइल किया है इन द 6G टेक्नोलॉजी। चाइना के बाद यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें इंडिया 79th पोजीशन पे है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। इस रिपोर्ट में बेसिकली ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्टिकुलर कंट्री में जुडिशरी कैसी है, क्रिमिनल जस्टिस या अदर ऑफेंसेस के लिए किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जुडिशरी लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ करप्शन है, तो इस तरीके से इस डेटा को पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। इसमें इंडिया 79th पोजीशन पे है आउट ऑफ 142 कंट्री। अगर हम एरिया वाइज देखें, अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट नंबर पे नेपाल है, सेकेंड नंबर पे श्रीलंका आपको मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंगली, तो जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया 8th पोजीशन पे है आउट ऑफ 38 कंट्रीज। वहीं अगर बात करते हैं टॉप लीडर्स, तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये आपको टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी इन द लॉ इंडेक्स। लास्ट है अबाउट द आरबीआई सर्वे। सो यहाँ पे आरबीआई ने एक सर्वे पब्लिश किया, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे बैंक्स हैं, इंडियन जो बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज ओपन हो रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब नई नई ओवरसीज ब्रांचेस क्या होती हैं, जो इंडिया के बाहर इंडियन बैंक्स ओपन करते हैं, राइट। तो नई नई ओवरसीज ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, जिसमें आपका डिपॉजिट साइज भी इंक्रीज हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा आरबीआई के सर्वे में बताया गया। क्या बोलता है आरबीआई का सर्वे, इन 23-24 इंडियन बैंक्स इंक्रीज देयर ओवरसीज प्रेजेंस बाय एक्सपांडिंग बोथ देयर बैलेंस शीट साइज, मतलब आपका डिपॉजिट साइज और बैलेंस शीट साइज तो इंक्रीज हुई है, एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एम्प्लॉयर्स भी इंक्रीज हुए हैं।
अगर हम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 8.2% ग्रोथ हुई है इन द ओवरसीज ब्रांचेस एंड 1.7% सब्सिडरीज में ग्रोथ हुई है। अगर हम फॉरेन बैंक्स के बारे में बात करें, वो बैंक्स जो कि फॉरेन कंट्रीज के बैंक हैं, जिनके हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज में है, लाइक डीबीएस बैंक, एचएसबीसी बैंक्स, बट उनके जो ब्रांचेस है वो इंडिया में ओपन की गई हैं, इसे हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। सो फॉरेन बैंक्स जो है इसके भी ब्रांचेस नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो ब्रांचेस 0.6% इंक्रीज हुई है, वहीं एम्प्लॉय साइज भी 1.4% इंक्रीज हुआ है। अब ओवरसीज जो बैंक है उनमें डिपॉजिट साइज भी 8.8% इंक्रीज हुआ है। ये सारी बातें आरबीआई के सर्वे से सामने आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स थे जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने डिस्कस किए थे। नाउ बात करते हैं सेकंड सेगमेंट पे, जहां पर हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन में आते हैं पहला एक अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कई बार ये अवार्ड एग्जाम में पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं सेखरोव प्राइज के बारे में। तो सेखरोव प्राइज उन पर्सन को दिया जाता है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, ऐसे एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, उनको सेखरोव प्राइज दिया जाता है। तो 2024 का सेखरोव प्राइज किसे दिया गया है? तो आपको दो यहाँ पे एक्टिविस्ट दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है मारिया कोरिना मचांडो एंड मंडो गोंजलेस। इन दोनों लोगों को 2024 का सखरोव प्राइज दिया गया है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, जो लोग फ्रीडम के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस अवार्ड को स्टार्ट किया था इन 1988। ठीक है, पहला अवार्ड किसे मिला था? तो पहला अवार्ड काफी इंटरेस्टिंग है, नेल्सन मंडेला जी को पहली बार सखरोव प्राइज दिया गया था, मतलब पहला अवार्ड नेल्सन मंडेला जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे IUCN अवार्ड, ये इसको हम हैरी मेसल्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आसाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने राइनो, जो हमारा वन हॉर्न राइनो आसाम में पाया जाता है, उसके कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए इन्हें IUCN अवार्ड या द हैरी मेसल्स अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन लीडरशिप बाय द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन है वो? आंसर हो जाएगा यहाँ पर विप्लव तालुकदार। विप्लव तालुकदार को ये अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली अबू धाबी में ये सेरेमनी हुई थी और ये IUCN SSC में सिंस 1991 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, और ये नेपाल की उर्मिला चौधरी को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने वहां पर सोशल वर्क के लिए काम किया है और कई सारी जो बुरी परंपराएं नेपाल में चल रही थी उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगला जो आप अवार्ड याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो कि उज्जैन मध्य प्रदेश की है निकिता पोरवाल, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया का टाइटल दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट आता है फिजी। फिजी भी आपको एक आइलैंड नेशन देखने को मिलता है पैसिफिक में। तो फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। आप लोग ने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत 1981 में की गई थी बाय द श्री श्री रविशंकर जी। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, बेसिकली लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए, उनके पीस के लिए, उनके एजुकेशन और एनवायरमेंट के लिए काम करता है। तो श्री श्री रविशंकर जी को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वी नो दैट कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करने वाली एक स्टैचुरी बॉडी है। मैंने स्टैचुरी बॉडी इसलिए कहा है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन अंडर द AAI एक्ट 1994 में 1994 के अंदर 1995 में किया गया था, और 2009 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमने मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी का भी टाइटल देकर रखा हुआ है। रिसेंटली विपिन कुमार जी को चेयरमैन बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इन्होंने M सुरेश को सक्सीड किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। नेक्स्ट आता है NAFED। NAFED का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सालों के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो।
इसने रिसेंटली एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है पंजाब नेशनल बैंक का, किसे, अशोक चंद्र को। तो अशोक चंद्र रिसेंटली नेक्स्ट एमडी और सीईओ बन चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है, इसके पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कैनरा बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 19 मई 1894 को हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में उस समय इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के नए सीईओ का नाम अनाउंस किया गया है और भारती एयरटेल के जो नए सीईओ होंगे उनका नाम है शाश्वत शर्मा और इनका टेन्योर 26 जनवरी 2026 से 2026 1 से स्टार्ट होगा और ये रिप्लेस करेंगे किसको, गोपाल बिट्टल को। अगर हम भारती एयरटेल के बारे में बात करें तो भारती एयरटेल के चेयरमैन कौन है, सुनील भारती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1995 में फॉर्मेशन हुआ था। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंट किया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 1993 में अहमदाबाद में किया गया था। अब रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, स्पेशली जो बैंकिंग कैंडिडेट्स हैं। अगर आपसे अपॉइंटमेंट पूछी जाएगी तो 80% चांसेस है कि आपसे जो अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछी जा रही है वो बैंकिंग अपॉइंटमेंट ही होगी। तो यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी एप्लीकेशन पे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे बैलन डियोर फुटबॉल अवार्ड के बारे में। अभी जो बैलन डियोर अवार्ड है, जिसको हम गोल्डन वॉल अवार्ड भी कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि फुटबॉल की कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि बेस्ट परफॉर्मर होता है फुटबॉल में प्रीवियस ईयर में। ठीक है, 1956 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, बट बिकॉज ऑफ द कोविड 2020 में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी है वो पेरिस फ्रांस में हुई थी और बैलन डियोर अवार्ड फुटबॉल कैटेगरी में दिया जाता है। जो अगर मेंस कैटेगरी में देखें तो मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड स्पेन के फुटबॉलर रोड्री को दिया गया है। वहीं फीमेल कैटेगरी में बार्सिलोना और स्पेन की फुटबॉलर है जिनका नाम है एटना बोनामती, उन्हें बैलन डियोर फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। तो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, सुमति धर्मवर्धन को बनाया गया है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और ये सर रोनी फ्लेंजन को रिप्लेस करने का काम करेंगे। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द आईसीसी। देखिए ये हमारा वीकली सेशन है जो कि रिवीजन पर्पस के लिए होता है, तो हम सारी चीजों को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते जितना हम डेली करंट अफेयर्स में डिस्कशन करते हैं, करेक्ट है। तो अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किसी न्यूज को तो आप डेफिनेटली डेली करंट अफेयर्स को मॉर्निंग 9 AM पे फॉलो कर सकते हैं, जो आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। और अगर आज का सेशन अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑबिचुरीज भी हैं, जैसे कि पहला जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुसादी फोक डांसर के बारे में। तो गुसादी फोक डांसर पद्मश्री अवार्डी कनका राजू पास जवे। ठीक है, गुसादी जो डांस फॉर्म है वो राजगौड़ ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। बैचलर मेल राजगौड़ ट्राइब का इसे परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जो तेलंगाना स्टेट में धनधारी फेस्टिवल मनाया जाता है तब वहां पर गुसादी फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए 2021 में 2021 में। ही पास्ड अवे रिसेंटली। अगला नाम आता है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। हम सभी लोग आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात होती है। तो राइट टू प्राइवेसी का जो पिटीशन फाइल किया गया था वो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था 2015 में। और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और राइट टू प्राइवेसी को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे के.एस. पुट्टास्वामी जो कि की फिगर है राइट टू प्राइवेसी केस के, ही पास्ड अवे रिसेंटली इन एट द एज ऑफ 98। नेक्स्ट बात करेंगे रोहिणी गोदवोले के बारे में। रोहिणी गोदवोले एक साइंटिस्ट हैं, एक फिजिशियस्ट रही हैं एंड इनका भी निधन हो गया है, शी पास्ड अवे। इन्हें भी पद्मश्री मिला था साइंस की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के कारण 2019 में। क्लियर है। और अगला जो नाम आता है वो है पंजाब जलंधर से। पंजाब जलंधर से जिनका नाम है रचेल गुप्ता और रिसेंटली ये पहली इंडियन एंड थर्ड एशियन बन गई हैं जिन्हें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल दिया गया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 12th एडिशन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में और यहाँ पर पहली इंडियन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कौन बन गई हैं, पंजाब जलंधर की रसेल गुप्ता बन गई हैं।
ठीक है, डन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चलिए अब आती है बात थर्ड कैटेगरी के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स पे और उसके बाद हम क्विज की तरफ बात करेंगे। तो आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है पेड्रो सैंचेज, ये भारत में विजिट पे आए हुए थे और 18 सालों के बाद स्पेन के किसी डेलीगेट या स्पेन के किसी प्राइम मिनिस्टर का विजिट इंडिया में हुआ है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किसी कंट्री का विजिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट काइंड ऑफ एमओयू साइन होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इंडिया और स्पेन ने डिसाइड किया है कि 2026 को हम ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को वडोदरा में इनॉग्रेट करने का काम भी किया है। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जहां पे C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की असेंबली लाइन तैयार की जाएगी और 40 C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए जो असेंबली लाइन यूनिट है उसको इनॉग्रेट किया गया है बड़ोदरा में बाय द स्पेन प्राइम मिनिस्टर। अभी जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो C295 प्लेन है ये एयरबस डिफेंस स्पेस मतलब स्पेन की कंपनी का है जिसको इंडियन एयरफोर्स खरीद रही है। इसके लिए हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें से हम कुछ डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे थे स्पेन से और कुछ हम असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया में 40 क्राफ्ट को रेडी किया जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयरबस डिफेंस के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया था और कहा था कि हम 56 C295 जो आपके मीडियम लिफ्ट टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनको प्रोक्योर करेंगे और जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपीस की डील को साइन किया गया था। अब कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया और स्पेन। पहला एग्रीमेंट हुआ है कि हम यहाँ पर कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को रन करेंगे बिटवीन इंडिया एंड स्पेन बिटवीन 2024 टू 2028। सेकेंड, यहाँ पर स्पेन जो है अपना कॉन्सुलेट जनरल ओपन करेगा बेंगलुरु में और सिमिलर इंडिया अपना कॉन्सुलेट जनरल ओपन करेगा स्पेन के बार्सिलोना में। इसके अलावा दोनों के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई सेलिब्रेट किया जाएगा और दोनों कंट्री एक दूसरे के फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में इन्वेस्ट भी करने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप लोकेशन देखोगे तो स्पेन की लोकेशन आपको मिल जाएगी जो कि आइबेरियन पेनिनसुला की एक कंट्री है। स्पेन की कैपिटल आपको मैड्रिड देखने को मिल जाएगी। स्पेन नेटो का एक मेंबर है, यूरो यहाँ पे करेंसी भी चलती है। इंडिया डोनेटेड सोलर रूफटॉप लाइटेंस श्रीलंका रिलीजियस प्लेसेस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेट किए हैं रूफटॉप सिस्टम श्रीलंका के रिलीजियस प्लेसेस में, चाहे वो कोई भी रिलीजियस प्लेसेस हो, चाहे वो हिंदू प्लेसेस हैं, बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, चर्चेज हैं या फिर मस्जिद हैं, उनके लिए डोनेशन हमने दिया है। ठीक है, अभी 4 लोकेशन पे, 4 रिलीजियस लोकेशन पे श्रीलंका में रूफटॉप पैनल को इंस्टॉल किया गया है जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेट किया है। कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, होकनदारा टेम्पल, श्री अंजनियार टेम्पल, सेंट एंटनी चर्च एंड मुतवाल जुम्मा मॉस्क। इन 4 लोकेशन पे अभी तो इंस्टॉल किया गया है, लेकिन 5,000 से ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडियन गवर्नमेंट करेगी जिसके लिए 17 मिलियन $17 मिलियन का ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी। अगर हम श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो अनुरा कुमारा दिशानायके हैं। कैपिटल कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरे कुत्ते आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल सऊदी अरेबिया में मनाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे पहली बार प्रवासी परिचय फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था सऊदी अरेबिया में और वहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो लोकल कम्युनिटी है उनके एसोसिएशन के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीजन के साथ इस फेस्टिवल को मनाया गया, जहां पर 14 राज्यों के पवेलियन को भी शो किया गया, इंडिया के रिच कल्चर को शोकेस किया गया और कई सारे डांस फॉर्म को भी परफॉर्म किया गया जैसे कि यक्षगान फ्रॉम कर्नाटका, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावनी, केरला का मोहिनी अट्टम, उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा। ऐसे कई सारे डांस फॉर्म को और स्पेशली आंध्र प्रदेश का जो ड्रामा है जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी डांस ड्रामा, इसको भी परफॉर्म यहाँ पर किया गया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल आपको रियाद देखने को मिल जाएगी और रियाल करेंसी है। नेक्स्ट है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।
तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डिजी फ्रेम। तो डिजी फ्रेम के लिए मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करने के लिए यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया अनाउंस दैट दे विल लॉन्च अ न्यू फ्रेमवर्क टू कोलैबोरेट विद द इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये जो नया फ्रेमवर्क है इसका नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क मतलब डिजी फ्रेमवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि अभी कजान गए हुए थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहां पर उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उनको यहाँ पर सोराई पेंटिंग गिफ्ट की है। सोराई पेंटिंग एक जीआई प्रोडक्ट है और इसका रिलेशन मेसो चैल्कोलिथिक पीरियड से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ट्राइबल आर्ट वर्क है जो पहले कार्व की जाती थी केव्स में, और अभी आप देखेंगे तो वॉल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जिसमें फीचर किए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, फॉरेस्ट या नेचर को यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है। ये जो सोहराई पेंटिंग है इसको कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि मुंडा, संथाल, कुर्मी इसको बनाती है, और हजारीबाग झारखंड की जो सोहराई पेंटिंग है वो जीआई प्रोडक्ट भी है। और हर साल सोहराई फेस्टिवल भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। क्लियर है? सोहराई पेंटिंग के साथ साथ बार्ली पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र की है, इसको यहाँ पे गिफ्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को। वहीं यहाँ पे मुंबई के जो कोस्टल क्राफ्टमैन हैं उन्होंने एक वास रेडी किया था और इस वास को भी गिफ्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को। तो ये कुछ गिफ्ट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमने देखे। अब बात करते हैं एमसीक्यू सेशन के बारे में। एमसीक्यू पर डिस्कशन करने के पहले वो सारे स्टूडेंट जो न्यू ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहती हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसएससी जनरल अवेयरनेस पीवाईक्यू ई बुक। ठीक है, इसमें आपको एसएससी के पिछले 5 सालों के सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कंप्लीट ई बुक भी परचेस कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल भी पीवाईक्यूज के सेट्स अवेलेबल हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो पूजा जैन क्लासेस, जहाँ पे मंथली मैगजीन के अलावा कई सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया प्लेस्ड हाउ मच टू द WHO टू सपोर्ट कोर प्रोग्राम फ्रॉम 25 टू 28। तो इंडियन गवर्नमेंट WHO को कितना यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, कितना फंड हम देने वाले हैं? आंसर हो जाएगा $300 मिलियन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। The government of India has appointed Dr. Neena Malhotra has been as the appointed as the next ambassador of इंडिया टू विच कंट्री? तो नीना मल्होत्रा स्वीडन की नेक्स्ट एम्बेसडर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? लास्ट कंट्री कौन सी है? तो फर्स्ट तो लग्जमबर्ग है, लास्ट नंबर पे आपको किरीवती देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। India rank among the top 6 countries in the global patent filing related to the which technology? तो यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया 6 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया ने 188 पेटेंट को फाइल किया है। The Gusadi dance associated with the Rajgod tribe is performed during the which festival? तो याद कीजिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे गुसाती फोक डांस के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने कहा था जब धंडारी फेस्टिवल होता है तब इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which Great Lake of North America is affected by the microcytin producing bacteria? जिसके कारण यहाँ का पानी काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया है, जो भी एनिमल या ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये कौन सी लेक है? लेक इरी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। Indian government recently increased the financial assistance under the मैया सम्मान योजना to how much per month? तो यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना है उसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था फीमेल्स को, उसको बढ़ाकर 2500 रुपए 2500 रुपीस पर मंथ कर दिया गया है। इंडिया रैंक एज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली इन द टर्म ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जैसा कि हमने मेंशन किया। अब इंडिया में इसका मार्केट कितना है? तो ये है 15 बिलियन पाउंड। ऑप्शन नंबर सी।
Consider the following statement about the Global Nature Conservation Index. India ranked 176 out of 180 countries. Luxembourg was ranked the best performing country and the index is prepared by the World Bank. कौन से statement यहाँ पे correct है? तो Luxembourg first पे है, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे इंडिया 176 नंबर पे आउट ऑफ 180 कंट्री, ये भी करेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक इसे प्रिपेयर नहीं करता. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 and 2 करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सखरोव प्राइज. सखरोव प्राइज जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए जो काम करते हैं, उनको दिया जाता है. इस अवार्ड को शुरू किया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट में 1988 में. 2024 का अवार्ड मारिया कोरिना मचांडो एंड जीना महासा अमीनी को दिया गया है. कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? पहला सही है, दूसरा सही है, पर तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. Which country recently signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India framework? तो डिजी फ्रेमवर्क के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए कर रहा है, कोरिया कर रहा है और जापान. ऑप्शन बी. What is the total outlay of 21st livestock census being conducted in the country from the 2024 October to the 2025 February? तो 21st नंबर की जो लाइवस्टॉक सेंसस हमारे देश में होने वाली है, उसके लिए 200 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे रखा गया है. Which bank has been recognized as the best bank in India for 2024 by the Global Finance Magazine? तो Global Finance Magazine ने बेस्ट बैंक हमारे देश में डिक्लेयर किया है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को. Who has been appointed as the new managing director of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India for the period of 5 years? So correct answer हो जाएगा आपका दीपक अग्रवाल. Which country has won the 6th ACC Men's Emerging Team Asia 2024? तो 6th एडिशन ACC Men's Emerging Team Asia कप किसने जीता है? अफगानिस्तान की टीम ने इसको जीता है. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, 25th नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को रिसेंटली कौन सी कैटेगरी में या फिर कौन सी रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग दी गई है. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. India and Spain have decided to observe which year as the India-Spain Year of Culture, Tourism and AI? So correct answer क्या हो जाएगा? 2026, 2026. In which city in the Tata Aircraft Complex inaugurated by the Pedro Sanchez and the Narendra Modi located? तो यहाँ पे बड़ौदरा में से लॉन्च किया गया है. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement about the विप्लव तालुकदार. विप्लव तालुकदार जी के बारे में रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था. उनके बारे में 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. He is a conservation scientist from the Assam. बिल्कुल सही बात है. He was awarded the Harry Missel Award for the conservation leadership by the IUCN. ये बात भी सही है. और he became the chair of the Asia Rhino Specialist Group in 1991. तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? देखिएगा, ये काम कर रहे हैं लेकिन चेयरमैन तो नहीं थे. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement about the Ballon d'Or award. तो रोदरी ऑफ स्पेन won the men's Ballon d'Or award. The ceremony was held in the Barcelona, Spain, and Athena Bonamati won the Women Ballon d'Or award. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, पेरिस फ्रांस में ये आपकी सेरेमनी हुई थी. तो पहला करेक्ट है एंड लास्ट वाला करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर 1 and 3. Consider the following statement about the 2024 World Justice Project Rule of Law Index. इंडिया की रैंकिंग 79 है आउट ऑफ 142 कंट्री. अमंग साउथ एशियन कंट्री नेपाल टॉप पोजीशन पे है और इंडिया टॉप कर रहा है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेपाल साउथ एशियन कंट्रीज में टॉप पर है और इंडिया 3rd नंबर पे है, लेकिन इंडिया टॉप पर नहीं है लो मिडिल कंट्रीज की रैंकिंग में. तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा. ठीक है. मैथ्यू वेट रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. पूछा जा रहा है ये किस कंट्री के प्लेयर थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया. Who is the female cricketer who has scored the most century for the India in the ODI cricket? तो ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लेने वाली क्रिकेटर कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना बन गई है. इनकी टोटल जो सेंचुरी हो गई है ODI क्रिकेट में वो 8 हो गई है और इन्होंने मिताली राज को सक्सीड करने का एक तरीके से काम किया है. यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है रिसेंटली जो भी क्रिकेट की कैटेगरी में रिकॉर्ड्स बने हैं, आप उसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. ओके है जी. नेक्स्ट है
Which food delivery platform has introduced international logins, a feature that allow user from 27 countries to access all the offering on its app? तो इंटरनेशनल लॉगिन्स किसने अलाउ किया है? तो स्विगी ने अलाउ किया है और 27 इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसमें जुड़ सकते हैं। 27 कंट्रीज के जो क्लाइंट्स हैं इसमें लॉग इन कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन रिसेंटली लॉन्च इन द इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डायलेक्सिया? तो डायलेक्सिया के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए एक्ट फॉर डायलेक्सिया कैंपेन की शुरुआत की गई है और ये जो डायलेक्सिया बीमारी है वो हमारे न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें रीड करने में, राइट करने में प्रॉब्लम फेस होती है। Which recent health initiative allow all senior citizen above the 70 year in India to access the free treatment up to the 5 lakh rupees? तो 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है। इसके लिए आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री नहीं, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Which Indian state implement the Raj विशिष्ट योजना to reduce the stubble burning? तो पराली की समस्या को निपटाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना किसने लॉन्च की है? तो ये आपको हरियाणा राज्य की स्कीम देखने को मिल जाएगी। इंडिया का पहला राइटर विलेज कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian company was awarded the Generational Legacy Award for outstanding contribution to the Indian economy by the Hurun India? तो हुरुन इंडिया ने जनरेशनल लेगेसी अवार्ड किसे दिया है? तो बाग बकरी चाय को दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। तो ये जो योजना है ये सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी को फोकस करती है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और रिसेंटली 10 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। प्रधानमंत्री वन वंदना कल्याण योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको रन करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहला करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा अप टू 5 लाख रुपीस का फॉर द सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 ईयर प्लस है। ये जो कार्ड है इसको कोई भी फैमिली मेंबर यूज कर सकता है। इट इज नॉट अवेलेबल टू द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो पहला करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ये है कि ये जो केवल कार्ड होल्डर मतलब जो सीनियर सिटीजन है केवल वही इस कार्ड को यूज कर सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स के लिए कार्ड नहीं है। और अभी ये जो स्कीम है वो रोल आउट नहीं हुई है दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, लेकिन 2025 में उड़ीसा में से रोल आउट किया जाएगा। तो पहला सही है और तीसरा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली वो कौन सा ब्रिक्स नेशन है जो इंडिया के बाद जिसने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट किया है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया? सही आंसर आप कमेंट में बताएंगे अपने स्कोर के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।